हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, तो अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की क्यों बात है। आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, और कवर किए जाते हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ यहां पर आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज पढ़ना क्या है। क्लास 9 मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5 में कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो कंप्लीट चैप्टर से आप लोग क्या समझते हैं कि सर पूरे चैप्टर को बढ़िया तरीके से, बवाल तरीके से एकदम खत्म कर देंगे। चलिए, इंट्रोडक्शन की बात बता रहा हूं आपको। द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो, जिसका मतलब होता है अर्थ, और मैट्रेन, जिसका मतलब होता है टू मेजर। अब एक बात को ध्यान से समझना, ये चैप्टर ना ऐसा, मतलब क्या बोलूं इस चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर में आपको कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं है। आपको एक्सियम्स और पोस्टुलेट याद रखने हैं। 7 एक्सियम है, 5 पोस्टुलेट है, ठीक है। एक हमने प्ले फेयर्स वाला भी यहां पर लेके रखा है। और आपको पूरा ऐसा लगेगा कि यार किशोर सर आप क्या पढ़ा रहे हो, मतलब मेरे को आप पे भरोसा नहीं था कि आप इंग्लिश भी लेके आओगे। तो मेरी क्या गलती है इसमें, मेरी क्या गलती है। मैं तो आपके साथ में बैठ के क्या कर रहा हूं भैया, चैप्टर को पढ़ा रहा हूं। तो बस आप लोगों को समझ के चलना है। ज्योमेट्री का मतलब क्या समझे भैया। ज्योमेट्री का मतलब में एक ग्रीक वर्ड है, जिसमें कि जियो का मतलब होता है आपके पास अर्थ, और मैट्रिन का मतलब होता है आपके पास टू मेजर। ज्योमेट्री अपीयर्स टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम for the need of for measuring lengths. This branch of mathematics was studied in various forms in ancient civilization. ठीक है सर। The Greeks developed geometry in a very systematic manner. कौन कौन से थे भैया, 3 ग्रीक हमारे, जिसका नाम था, एक तो थेल्स साहब हमारे, है ना, और एक पाइथागोरस जिनको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और एक हमारे यूक्लिड, जिन्होंने बहुत कुछ अपना कंट्रीब्यूट किया ज्योमेट्री को लेकर। आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात को आगे देखा जाए तो थेल्स प्रूव दैट अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। अब आपको यहां पर कुछ कुछ तो चीजें ऐसे लगेंगी कि यार सर ये चीज मालूम तो है, फिर क्यों बताई जा रही है। अरे भाई, पहले के बाद, पहले के टाइम चलना है अपने को। आप ये मान के चलो कि अभी के जमाने में आप नहीं जी रहे हो, अभी आपको कुछ नहीं मालूम है। पहले के टाइम पे, अभी आप बॉर्न बेबी हो, ऐसा मान लो मैं भी बॉर्न बेबी, आप भी बॉर्न बेबी, अपन चीजों को समझ रहे हैं अभी, ठीक है। तो थेल्स ने प्रूव किया कि भैया एक सर्कल को बाइसेक्ट किया जाता है उसके डायमीटर के द्वारा। मतलब कि अगर आपके पास ये एक सर्कल है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगी, उसकी एक डायमीटर हो जाएगी ए बी। तो एक सर्कल को बाइसेक्ट कौन करता है, उसी की कौन डायमीटर बाइसेक्ट करता है, ठीक है। पाइथागोरस ने क्या बताया आपको, थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री के बारे में बताया टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आगे भी उन लोगों ने क्या बताया, पाइथागोरस ने बहुत अच्छे तरीके से ज्योमेट्री के बारे में बताया। यूक्लिड इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ प्रूविंग मैथमेटिकल रिजल्ट बाय यूजिंग डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग। मतलब कि यहां पर इसने ये बताया, यूक्लिड ने, कि अगर आपको कोई भी मैथमेटिक्स रिजल्ट को अगर प्रूफ करना है तो वो डिडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग से उन्होंने प्रूफ करके बताया। और प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट, मतलब कि जो पहले की चीजें प्रूफ की गई हैं उसकी मदद लेके उसने कोई नई चीज को प्रूफ किया। समझना बात को। अब पहले की जो चीज है, पहले की जो चीजें प्रूव्ड है, उसकी मदद से उसने क्या करा, नई चीजों को प्रूव्ड किया, ठीक है। द ज्योमेट्री ऑफ प्लेन फिगर इज नोन एज यूक्लिडियन ज्योमेट्री। अब यहां पर जो प्लेन फिगर्स के बारे में जब इसने ज्योमेट्री को फिगर आउट किया, जब सारी चीजों को समझा, तो उसने इसको नाम दे दिया यूक्लिडियन ज्योमेट्री। उसकी फेमस बुक थी एलिमेंट, जो कि डिवाइडेड थी कितने भैया, 13 चैप्टर में, जिसमें क्या थे, कंटेन्स वंडरफुल ज्योमेट्री, वंडरफुल रिजल्ट ऑन ज्योमेट्री। मतलब कि आपके पास एक बुक है एलिमेंट्स, उस एलिमेंट के अंदर 13 चैप्टर थे, जिसमें कि आपके पास क्या था, बहुत अच्छे वंडरफुल रिजल्ट देखेगा ज्योमेट्री के ऊपर। मतलब समझ लो, एलिमेंट नाम की बुक और उसके अंदर 13 चैप्टर, वो भी ज्योमेट्री के। अरे भैया, अभी तो हमारे पास 12 चैप्टर है और 1-2 चैप्टर होंगे ज्योमेट्री के, जो कि हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, है ना। यही बात है ना, यही बात कहना चाह रहे हो। चलो आगे बढ़ो। अब यूक्लिड ने क्या करा, यूक्लिड ने समराइज करा। क्या समराइज किया, सही, Euclid summarized work of geometry as definitions. A few of them are given below. अब बात को ध्यान से समझना। पॉइंट क्या होता है सर, अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट एक वो चीज होती है जिसका कोई पार्ट नहीं होता।
लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, लाइन की मतलब लेंथ होती है लेकिन उसकी ब्रेथ नहीं होती है। अब इसको समझो, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स, मतलब सिंपल सी बात है ना, एक लाइन की सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है, एक पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता, ये भी बात ठीक है। अब एंड्स ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड पॉइंट्स, एंड्स ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड पॉइंट्स, इनको आप क्या बोल दोगे, इनको आप बोल दोगे पॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी आपके पास क्या हो गया, एक लाइन हो गया, ए बी आपके पास क्या हो गया, एक लाइन हो गया, और ए और बी आपके क्या हो गए, ए और बी आपके पॉइंट्स हो गए। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हैं सर। अब इधर से देखो जरा, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, देखो ना, एक स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। इसके पास भी क्या है, हमारे पास ढेरों सारे पॉइंट्स हैं। देखो ढेरों सारे क्या है, इसके साथ पॉइंट्स है, इसके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, देख पा रहे हो आप लोग, पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट्स है इसके पास, ठीक है। समझ गए बात को, समझ गए सर। आगे बढ़ो एक बार जल्दी से, बाकी के 3 पढ़ो, ठीक है। समझ गए क्या, हो गया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब इसको पढ़ो 1 मिनट। अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। एक सरफेस के पास, देखो ये अगर मैं एक सरफेस बना रहा हूं तो ये सरफेस के पास क्या होगा सर, उसकी खुद की कुछ ना कुछ एक लेंथ होगी, ठीक है, उसकी सर कुछ ना कुछ एक ब्रेड्थ होगी, ठीक है सर। मतलब कि एक सरफेस के पास उसकी एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी, ऐसा कहा था यूक्लिड साहब ने। अब आगे का क्या है भैया, अब आगे का समझो, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स। अब यहां पर जो एजेस होती है ना सरफेस की, ये सरफेस की जो एजेस है ना, इनको उन्होंने बोला था कि ये क्या है, लाइन है। मतलब इसने बातें समझ रहे हो कैसी बताई है, एकदम पप्पू टाइप बातें बताई है सारी, कि यार ये बता क्या रहा है, ये सारी बातें तो हमें मालूम है सारी चीजों के बारे मालूम है ना, सारी चीजों के बारे में मालूम है, फिर भाई क्यों बता रहा है। अरे ये चैप्टर में यही दिया है, यहां पर अभी तो एग्जाम्स और पोस्टुलेट पे चलो, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें दी है। एजेस जो होती है ना सरफेस की, उनको हम लाइंस बोलते हैं। तो ये जो ब्लू कलर में ये लाइन है, हर एक क्या है भैया, हर एक चीज यहां पर लाइन है, लाइन है, ठीक है, ठीक है सर। अब एक प्लेन सरफेस एक वो सरफेस होता है और विच लाइन्स इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, एक प्लेन सरफेस में भी बहुत सारी लाइनों से मिलके वो प्लेन सरफेस बनता है, इसका कहना ऐसा है। जैसे कि ये एक प्लेन सरफेस है, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत सारी लाइन से मिलके बना है भैया, ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये बहुत सारी लाइन से मिलके बना है। अब देखो जैसे ये वाली लाइन ले लो, 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 लो ये वाली लाइन ले लो, बहुत सारी लाइन से मिलके बना है, देख पा रहे हो ना आप लोग, बहुत सारी लाइन से मिलके ये सरफेस आपका क्या है, बना है। समझ रहे हो, पक्का, देख पा रहे हो, ये लाइन बनाई, फिर ये लाइन बनाई, फिर ये लाइन बनाई, तो फिर ये वाली लाइन बनाई, तो ये वाला आपने सरफेस देखा कि बहुत सारी लाइन से मिलके बन रहा है सर, बहुत सारी लाइन से मिलके बन रहा है, तो बस बात खत्म हो गई। तो ये वाली चीज भी हमने समराइज्ड फॉर्म में देख ली। अब आगे बढ़ो, अब जरा इसको पढ़ो, चलो आगे समझते हैं। अब आगे क्या है हमारे पास, देखो देखो देखो, if we carefully study these definition we will find that some of the terms, जैसे कि पार्ट हो गया, जैसे कि लेंथ हो गया, जैसे कि ब्रेड्थ हो गया, जैसे कि इवनली हो गया, ये सारे को और फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ये अभी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन द डेफिनेशन ऑफ अ पॉइंट, है ना, द वर्ड पार्ट नीड्स टू बी डिफाइंड। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। मतलब सर अगर आपने पॉइंट को एक डिफाइन किया कि पॉइंट है समथिंग व्हिच हैज पार्ट, ठीक है, तो पार्ट किसका पार्ट, मेरा पार्ट, आपका पार्ट, कोई सरफेस का पार्ट, पार्ट किसका, उसको तो अच्छे से डिफाइन करो, ठीक है। इफ यू डिफाइन पार्ट एज समथिंग दैट ऑक्यूपाइज क्या, आपके पास एरिया, तो अब मुझे बताओ कि एरिया क्या, ये अभी के टाइम पे तो हम सब जानते हैं कि सरफेस का कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर एरिया होता होगा, लेकिन पार्ट यहां पर बोला है, तो पार्ट को डिफाइन करने के लिए हमने बोला कि भैया यहां पर क्या है, पार्ट एक वो चीज है जिसका कुछ ना कुछ क्या है, एरिया है। देन अगेन एरिया हैज टू बी डिफाइंड। मैंने, अब आप समझना, आपने मुझसे कोई चीज पूछी, मैंने आपको जवाब दिया, अब आप बोल रहे हो सर चलो ठीक है उस चीज का मतलब तो समझ गया, लेकिन उस चीज में आपने जो चीज बोली उसका क्या मतलब है। जैसे कि अब मैंने आपको पॉइंट समझाया,
तो मैंने आपको समझाया पॉइंट इज समथिंग व्हिच हैज पार्ट, ठीक है। तो अब पार्ट क्या होता है सर वो तो बताओ। तो मैंने बोला भैया पार्ट इज समथिंग व्हिच हैज सम एरिया, ठीक है। तो अब सर एरिया क्या होता है वो तो समझाओ। तो एरिया मैंने बताया कि कोई भी सरफेस का कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर लेंथ और ब्रेड्थ होगा, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप बोलोगे सर लेंथ और ब्रेड्थ ये सब क्या है, तो ऐसे ही यहां पर क्या होगा, वी कैन सी दैट देयर वाज अ चेन ऑफ वर्ड्स which remained undefined। कुछ ना कुछ यहां पर चीज रह जाएगी जो आपकी undefined होगी। Thus mathematician agreed leave some geometrical terms undefined। तो उसको यहां पर क्या बोल दिया भैया, यहां पर आपके कुछ ऐसे मैथमेटिशियन थे वो एग्री हो गए थे और उन्होंने लीव कर दी ये सारी चीजें और बोला कि कुछ ज्योमेट्रिक की टर्म्स को हम अनडिफाइंड रखते हैं, मतलब कि वो डिफाइंड नहीं हो गया। आगे बढ़ो। अब आपके पास कुछ अनडिफाइंड टर्म्स आ गई, किसमें, ज्योमेट्री में। आ जाओ। अब क्या आ गया, अनडिफाइंड टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री। क्या बोल रहा है सर, सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ज्योमेट्री आर पॉइंट, लाइन, प्लेन, ठीक है। These terms are undefined but can be visualized by certain practical situations। अब इनको हम लोग undefined तो कहते हैं, लेकिन इनको हम देख सकते हैं कुछ क्या visualized practical situation से। जैसे कि अब आप समझना पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है, इट हैज नीदर लेंथ नॉर ब्रेथ नॉर थिकनेस। एक पॉइंट का ना तो उसकी लेंथ होती है, ना तो उसकी ब्रेथ होती है, ना तो उसकी थिकनेस होती है। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय अ फाइन डॉट। उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं एक फाइन डॉट से। ये बना दिया भैया। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे एक पॉइंट। इस क्वांटिटी को आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे एक पॉइंट है। क्या है ये, एक पॉइंट है, ठीक है। समझ गए बात को, बहुत बड़े प्यार से आ गई बात समझ में। अब अगर हम लोग समझे लाइन को, तो इफ वी फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर, अगर हम लोग फोल्ड करते हैं पीस ऑफ पेपर को, तो जो आपके पास क्रीज बनती है ना पेपर पे, वो रिप्रेजेंट करती है एक लाइन को। A line cannot be drawn fully on the paper because it extends indefinitely in both the directions। अब मान लो आप पेपर का एग्जांपल ले रहे हो ना। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आप लोग अभी एक क्या लो, पेपर लो, एक पेपर लेना, पेपर को आप फोल्ड करना। एक पेपर को आप जैसे ही फोल्ड करोगे, अच्छे तरीके से फोल्ड करना, तो आप जब उस पेपर को वापस ओपन करोगे, आपको एक क्रीज यहाँ पे नजर आएगी। समझो, आपके पास ऐसा एक बिल्कुल से एक स्ट्रेट सा पेपर होगा, आप इसको फोल्ड करो अच्छे तरीके से, यहां से अच्छे से दबा देना, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको खोलोगे तो यहां बीच में आपको एक क्रीज नजर आएगी, एक क्रीज बनती हुई नजर आएगी। तो उस क्रीज को आप क्या बोलोगे भैया, कि वो एक लाइन है। वो पीस ऑफ पेपर में वो जो क्रीज नजर आ रही है, उसको आप क्या बोलोगे, कि वो लाइन है। तो एक लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन फुली ऑन द पेपर। हम लोग एक लाइन को पूरा पेपर पे नहीं बना सकते, बिकॉज इट एक्सटेंड्स इनडेफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शन। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। जैसे कि अब मान के चलो ये बोर्ड है। अब मैंने कोशिश ये की कि मैं यहां पर क्या बना रहा हूं, एक लाइन बना रहा हूं। चलो आ जाओ जरा इधर, हम लोग एक लाइन को बना के देखते हैं ना। यहां पर ये लाइन को बनाया। तो यहां पर इस बोर्ड में मैंने क्या कोशिश करी कि सर मैं लाइन बनाई। अब मैंने जैसे ही लाइन बनाई तो ये आगे तक क्या हुई, एक्सटेंड और होगी। बोर्ड मेरे पास इतना सा है, इसको मैं आगे और एक्सटेंड कर सकता हूं, इसको मैं आगे और एक्सटेंड कर सकता हूं। तो जैसे पेपर में आप पूरी लाइन नहीं बना सकते, वैसे ही आप यहां पर पूरी लाइन नहीं बना सकते। बोर्ड का एग्जांपल था, ठीक है। एक बार जल्दी से एक बार जल्दी से देख लो, इसको देखा, चल बहुत शानदार। अब इसको हम लोग क्लियर करते हैं और इसकी बात कर लेते हैं। अब जरा इसको पढ़ो एक बार जल्दी से, ठीक है। चलो इसको समझा क्या? हाँ सर समझा। अब अगर समझा तो यहां पर समझो, दीज टर्म आर कॉल्ड अनडिफाइंड। इसको हमने क्या बोला, अनडिफाइंड टर्म। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, द टर्म यूज्ड इन द डेफिनेशन ऑफ अ पॉइंट, लाइन, प्लेन फर्दर नीडेड एन एक्सप्लेनेशन और नीडेड टू बी डिफाइंड। इनको पक्का और एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी और डिफाइन करने की जरूरत थी। सो टू डिफाइन वन थिंग you need to define many other things and you may get a long chain of definition without an end। मतलब कि कोई चीज को डिफाइन करने के लिए कोई दूसरी चीज को डिफाइन करना पड़ रहा था, कोई दूसरी चीज को डिफाइन करने के लिए कोई तीसरी चीज को डिफाइन करना पड़ रहा था, कोई तीसरी चीज को डिफाइन करने के लिए कोई चौथी चीज को डिफाइन करना पड़ रहा था। तो यूक्लिड ने क्या अज्यूम किया, यूक्लिड ने अज्यूम कर लिया सर्टेन प्रॉपर्टी विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड।
यूक्लिड ने ये अज्यूम कर लिया कि भैया कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते। दीज अजम्पशन आर नॉट एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ। अब यहां पर आपको क्या बोला गया कि भैया ये जो अजम्पशन है ना, ये आर एक्चुअली ऑब्वियस नॉट मतलब ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ। He divided them into two types का एक्सियम्स और पोस्टुलेट। मतलब अब अक्खा पब्लिक को मालूम है कि कौन आने वाला है, आपको नहीं मालूम। अरे आपने एक्सियम्स और पोस्टुलेट, लेकिन उससे भी पहले स्टेटमेंट्स के बारे में समझो। सर ये स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? एक सेंटेंस विच कैन बी जज टू बी ट्रू और फॉल्स, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग बोल देंगे स्टेटमेंट। अच्छा, एग्जाम्पल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री इज अ ट्रू स्टेटमेंट। पक्की बात है, अरे बिल्कुल पक्की बात है कि सर अगर आप एक ट्रायंगल बनाओगे तो एक ट्रायंगल में अगर आप बोल रहे हो ए, बी और सी, सारे ही एंगल का सम कितना होगा सर एक ट्रायंगल में? सर एक ट्रायंगल में सारे ही एंगल का सम होगा 180 डिग्री। हाँ सर पक्की बात है। अब यहां से एक बात को समझो, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ जरा, ये बनाया सर एक क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होगा? 180 डिग्री नहीं रे, 360 डिग्री। अगर ये आपके पास ए बी सी है, चलो पी क्यू आर एस दे दो। अगर ये आपके पास पी क्यू आर एस है तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपके पास? 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। बहुत शानदार। तो आपके पास अगर ये 360 डिग्री हो गया तो आप ये चीज जानते हो कि यहां पर लिखा हुआ है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180, तो ये गलत है। गलत है तो इसलिए हमने बोल दिया कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब एक बात और, x प्लस 10 इज ग्रेटर देन 15, x प्लस 10 इज ग्रेटर देन 15 इज अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस है पर ये एक स्टेटमेंट नहीं है। अब सेंटेंस और स्टेटमेंट में आपको चीजें समझ में तो आ गई। एक सेंटेंस जिसको जज कर सकते कि वो सही होगा या फिर नहीं होगा, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं कि कल बारिश होगी या फिर नहीं होगी, तो कल बारिश होगी या नहीं होगी हम जज कर पा रहे हैं कि हाँ होगी, या हो सकता है कोई बोल रहा है अरे नहीं होगी, मैं बोल रहा हूं कोई होगी, वो बोल रहा है नहीं होगी, तो हम जज कर पा रहे हैं कि वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो उसको हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। अब यहां पर अब आप समझो कि ये एक सेंटेंस है पर ये एक स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप x की जगह पे क्या रखना चाह रहे हो, बात तो वो है। अब मैं x की जगह पे एक बार रख रहा हूं 1, जैसे ही मैंने 1 रखा तो 1 और 10 हो गया मेरे पास 11। तो क्या 11 अभी बड़ा है 15 से? 11 अभी बिल्कुल भी बड़ा नहीं है 15 से। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं x बराबर 7 की, ध्यान से, अब अगर मैं बात करूं x बराबर 7 से, तो 7 की अगर वैल्यू मैं इसमें डालूंगा, x बराबर 7 अगर मैं इसमें डालूंगा तो 7 प्लस 10 इज ग्रेटर देन कितना हमारे पास 15 होगा कि नहीं होगा? मतलब कि 17 इज ग्रेटर देन 15, हाँ या ना? हाँ सर, पक्का पक्का, जल्दी से। तो तब ये बात बिल्कुल सही है, तब ये बात बिल्कुल सही होगी। आ जाओ, अब आ गए आपके पास एक्सियम और आ गए आपके पास पोस्टुलेट। एक्सियम में मैंने आपको क्या बताया कि ये आपके पास ऑलरेडी क्या पूरी ब्रांच में लगते हैं मैथ्स की, ये मैथ्स की पूरी ब्रांच में लगते हैं, और ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री में ही लगते हैं, ठीक है सर। इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय एवरीवन विदाउट प्रूफ। अच्छा, इनको प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, एंड एप्लीकेबल इन ऑल फील्ड्स, पूरी फील्ड्स में लगा सकते हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है। और पोस्टुलेट की अगर हम लोग बात करें तो इसको भी एक्सेप्ट किया गया है हर एक के द्वारा विदाउट प्रूफ, बट स्पेसिफिक टू क्या होगा? ये ज्योमेट्री होगा। मतलब ये पूरा लिंक्ड किससे बना है? ज्योमेट्री से, और ये हर ब्रांच से। इसका मतलब सीधा सिंपल ये हो गया कि मेरे सारे के सारे पोस्टुलेट एक्सियम होंगे, लेकिन मेरे सारे के सारे एक्सियम पोस्टुलेट नहीं होंगे। मेरे सारे के सारे पोस्टुलेट एक्सियम होंगे क्योंकि कुछ ही पोस्टुलेट और बहुत सारे एक्सियम है, कुछ ही पोस्टुलेट और बहुत सारे एक्सियम है जो मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में लग रहे हैं, लेकिन पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री में लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टू क्या है? ये ज्योमेट्री में, ठीक है। समझ गए? आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके कुछ एक्सियम्स आ गए, बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझोगे ना, बहुत प्यारे और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, वन शॉट में पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सम ऑफ द एक्सियम्स आर, अब देखो, इफ द टू थिंग्स आर इक्वल टू अ कॉमन थिंग देन दीज आर इक्वल टू वन अनदर, है ना? इसका क्या मतलब हुआ? अब कोई चीज अगर एक कोई कॉमन चीज के बराबर है,
जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि जो A है वो B के बराबर है और जो C है वो भी B के बराबर है, ठीक है, तो आपके पास दीज आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कि ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, A बराबर C हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या बात को, समझ गए सर। तो अगर दो चीजें इक्वल है कॉमन चीज के, तो यहां पर आपके पास दीज आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कि A बराबर C हो जाएगा। अब समझो ना, A B के बराबर है और वही B C के बराबर भी है, मतलब C B के बराबर है तो B भी C के बराबर है, तो इस B की जगह पे ये C लिख सकता हूं, लिख दूंगा, तो A बराबर C हो गया, है ना। टू थिंग्स आर, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू अ सेम थिंग देन द टू थिंग्स आर इक्वल। अब क्या बोल रहा हूं यहां पर, अरे भैया ऐसे नहीं बोलना, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। बोलना है अगर दो चीज इक्वल है एक कॉमन चीज के, तो यहां पर आपके पास ये जो दो अलग अलग चीजें थी ये भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर देन दे आर ऑल्सो टू इक्वल, वो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी सर, बराबर हो जाएंगी। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स, मतलब क्या, मतलब कि अगर हम लोग बात करें A बराबर अगर C है और C बराबर अगर D है, तो इफ इक्वल्स, ये देखना ये भी एक इक्वल क्वांटिटी है, ये भी एक इक्वल क्वांटिटी है, तो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स मतलब कि A प्लस C बराबर B प्लस D। समझ गए बात को बड़े ही प्यार से, हाँ सर। तो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, यहां पर आपके पास क्या बोल दोगे आप, होल्स आर इक्वल, है ना। इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। समझ गए, पक्का, अच्छे तरीके से आगे बढ़ ले, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हो गई बात, अब यहां पर समझो, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अब बात को यहां पर ये वाला हो गया आपके पास फर्स्ट एक्सियम आ गया समझ में, ठीक है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल का मतलब भी आप समझ गए सर। एक बात और समझ लो, अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं A बराबर B है, ठीक है, और मैं एक चीज बोल रहा हूं कि मैं A में भी C को ऐड कर रहा हूं और B में भी C को ऐड कर रहा हूं, तो यहां पर आप चीज देख पा रहे हो कि इक्वल को अगर इक्वल में ऐड किया गया तो उनके होल भी इक्वल होंगे, ये भी आप बोल सकते हो। अरे देखो ना, ये आपने इक्वल क्वांटिटी ऐड करी कि नहीं करी, तो यहां पर आप क्या बोल रहे हो कि इक्वल्स में हम लोग ऐड कर रहे हैं इक्वल, मतलब कि इक्वल है और हम ऐड कर रहे हैं इक्वल क्वांटिटी, तो यहां पर होल भी क्या हो जाएंगे, इनके इक्वल हो जाएंगे। समझना, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि भैया 5 बराबर 5 है, तो मैं बोल रहा हूं कि 5 में मैं अब 2 को ऐड कर रहा हूं, तो यहां पर भी मैं 5 को 2 को ऐड करूंगा, तो यहां पर 7 बराबर 7 हो जाएगा, है ना। मैंने इक्वल क्या किया, इक्वल ऐड किया इक्वल्स में, तो मेरे पास होल भी क्या आ गया, इक्वल आ गया। समझ गए, आगे बढ़ सकते हैं क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, ये भी बहुत अच्छे से बात आ गई समझ में कि अब अगर मैं बात कर रहा हूं A बराबर B और C बराबर D, तो इक्वल्स में से अगर मैं इक्वल सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास रिमाइंडर्स भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, मतलब कि A माइनस C बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, B माइनस D। ये क्या हो जाएगा सर, ये होल हो जाएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा सर, ये होल हो जाएगा, पूरा एक क्वांटिटी हो जाएगी, पूरा एक होल हो जाएगा। समझ गए बात को अच्छे तरीके से, चलो आगे बढ़ते हैं। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, बहुत शानदार। अब कॉन्साइड करने की बात आ गई तो मैं आपको बता देता हूं, थिंग्स विच कॉन्साइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक, विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अब एक बात, यहां पर अगर एक लाइन बनाई मैंने और इसके ऊपर ही अगर मैंने एक और लाइन बनाई, ध्यान रखना, अगर मैंने यहां पर एक लाइन बनाई और इसी के ऊपर अगर मैंने एक और लाइन बनाई, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये क्या करेंगी, कॉन्साइड कर रही है एक दूसरे को, है ना। वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, लेकिन अब आपके पास ये जो व्हाइट लाइन ऐसी बनेगी जो रेड लाइन को छुपा देगी, बिल्कुल ऐसी। ये आपको दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा होगा, अब नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये कॉन्साइड कर गया। कॉन्साइड मतलब रेड लाइन के ऊपर आपके पास कौन सी लाइन आ गई, व्हाइट लाइन आ गई, ठीक है सर। तो थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब यहां पर समझो, इफ टू फिगर fit into each other completely then these must be equal to one another। बिल्कुल सही बात है, जैसे रेड लाइन और व्हाइट लाइन यहां पर दोनों इक्वल लेंथ के, दोनों सेम है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई सर। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया,
आगे की बात कर सकते हैं, चलो आगे की बात करते हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट आ गया। क्या आ गया सर? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब एक होल बना लो, जैसे कि मैंने भाई डेयरी मिल्क का एग्जांपल लेता हूं हमेशा, ये हमने डेयरी मिल्क बनाई, चलो इस बार आ गए 4 पीस, गलती से आ गए क्या 4 पीस, ऐसा कभी होगा नहीं वैसे, ये लो 4 पीस आ गए। अब बहन से हमने क्या बोला, बहन से हमने बोला देख बहन अपन 50-50 कर देते हैं, 50-50 2 पार्ट तू ले ले, 2 पार्ट में ले लेती हूं। अच्छा, उसने मना कर दिया और दिया थपाड़ा खींच के, और अपने को क्या पकड़ा है? अपने को सिर्फ इतना हिस्सा पकड़ाया, अपने को सिर्फ इतना हिस्सा पकड़ाया, और सिर्फ हाँ एक और मांगा था तो उसके बदले उसने थपाड़ा जरूर दे दिया हमने को। तो यहां पर ये क्या हो गया? एक पार्ट हो गया, और ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा एक होल हो गया। अब मुझे बताओ ये पूरा बड़ा है या फिर ये बड़ा है? ये पूरा बड़ा है या फिर ये एक बड़ा है? सर ऑब्वियसली ये पूरा बड़ा है। सर होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट, सर होल बड़ा होता है पार्ट से, बस वही तो समझाया जा रहा है यहां पर कि जो आपके पास होल होता है वो बड़ा होता है पार्ट से। समझ गए क्या? जल्दी बताओ। हाँ सर समझ गए। तो बस कि होल आपका बड़ा होता है पार्ट से। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे की अगर हम लोग बात करें तो आगे हमारे पास क्या है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मान लो मेरे पास ए है जो कि डबल है सेम थिंग के, और मेरे पास सी है जो कि डबल है सेम थिंग के। अब थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कि ए बराबर सी। समझ गए बात को? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ए बराबर कितना आपके पास सी। समझ गए कि नहीं समझे? अरे जल्दी जल्दी बोलो भैया, समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए सर। तो थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी बहुत अच्छी बात है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू आपके पास वन अनदर, दिस इज वाइस वर्सा ऑफ द अबव एक्सियम। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं ए बराबर हाफ ऑफ बी ए और सी बराबर हाफ ऑफ बी ए, तो यहां पर आप लोग जानते हो कि ए बराबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। समझ गए? समझ गए? समझ गए। आगे की बात समझते हैं। अब आपके पास कुछ इलस्ट्रेशंस आ गए हैं, तो इन इलस्ट्रेशन को आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा देता हूं कि ये इलस्ट्रेशन क्या हुए हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के, तो मैं बोल दूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के। क्या बता दिया सर? एकदम पूरा 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 माथा क्या हो गया? धुम्बुक धुम्बुक हो गया। धुम्बुक धुम्बुक बोले तो सर घूम गया एकदम। अच्छा अब सुनो समझो क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, कहीं ना कहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल किसके बोल रहा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। ओके सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। आगे और क्या सर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल बोल रहा है टू दैट ऑफ अ स्क्वायर के। अच्छा, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल बोल रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर के। तो अब वो आपसे मालूम क्या बोल रहा है? अब वो आपसे पता है क्या बोल रहा है? अब वो आपसे बोल रहा है कि जो आपके पास फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ना, वो भी इक्वल होगा एरिया ऑफ स्क्वायर के। तो जो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ना, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ स्क्वायर के। सिंपल सी बात है कि नहीं है? सिंपल सी बात है। तो ये बात तो पक्की है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो आपके पास इक्वल होगा एरिया ऑफ स्क्वायर के। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब जरा इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। एक बात समझना, मान लो एरिया ऑफ ट्रायंगल 10 है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी 10 है। 10 क्या? मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो 10 मीटर स्क्वायर है, 10 मीटर स्क्वायर है, तो उस हिसाब से एरिया ऑफ स्क्वायर भी 10 मीटर स्क्वायर होगा। हाँ, ये बात भी पक्की है। तो क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 10 मीटर स्क्वायर। हाँ, तो क्या वो एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा? हाँ बिल्कुल होगा, वो भी तो 10 मीटर स्क्वायर ही है। समझ गए बात को? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर हो गई बात? हो गई सर। तो एक तरीके से ये चीज खत्म। अब ध्यान से समझना ये वाली,
magnitude of the same kind can be compared and added or subtracted but the magnitude of different kind cannot be compared। बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। मेरे पास 7 एप्पल्स है, आपके पास 12 एप्पल्स है। मेरे पास 7, आपके पास 12 एप्पल्स, दोनों को अगर हम ऐड करना चाहें तो ऐड हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे सर। कितने हो जाएंगे? 19 एप्पल्स हो जाएंगे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया मैथ्स आती है आपको, बहुत बढ़िया मैथ्स आती है आपको। सर अब मेरे पास 12 है, आपके पास 7 है। मान लो आपके 7 उड़ गए मतलब किसी ने खा लिए। मेरे पास 12 एप्पल्स, आपके पास 7 एप्पल्स, किसी ने खा लिए, तो आप क्या बोलोगे कि 12 एप्पल्स बचे हुए हैं अभी किशोर सर अपन दोनों के पास, क्योंकि हम दोनों तो एक ही ना, अपन अपना अपना क्या गिन रहे? अरे एक ही बार में बोले 19 एप्पल है, 7 उड़ गए, तो कितने बचे? 12 एप्पल्स बचे। लेकिन हाँ ये बात तो कहनी पड़ेगी कि 12 एप्पल मेरे ही है। तो मैग्नीट्यूड अगर सेम काइंड के हैं तो उसको आप कंपेयर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसा अभी हमने किया। एप्पल से आपके पास भी, मेरे पास भी एप्पल थे, हम लोगों ने ऐड भी किया और हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है। पर मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट काइंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अब वही बात है, मेरे पास तो एप्पल्स ही हैं। अब मान लो आपके पास ऑरेंजेस है, मेरे पास 12 एप्पल्स, आपके पास 7 ऑरेंजेस, तो हमारे पास क्या 19 एप्पल और ऑरेंजेस है? नहीं 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 नहीं, ये कहना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। 19 एप्पल और ऑरेंजेस मत बोलो, आप उसको अलग अलग ही रखो सर। आप ऐसे ही बोलो 12 एप्पल्स और 7 ऑरेंजेस, ये ज्यादा ठीक लग रहा है सर। टोटल मिला के 19 एप्पल ऑरेंजेस मत बोलो, मजा नहीं आ रहा। हाँ ऐसा बोल सकते हो कि आपके पास 19 फ्रूट्स है, 19 फ्रूट्स है, वो बोल सकते हो। लेकिन सर आप उनको ऐड नहीं कर सकते हो, आप उनको एक साथ मिला नहीं सकते हो, है ना। वो दोनों एक चीज नहीं है, वो दोनों अलग अलग चीज है। तो बस वही बात है कि ना तो हम जिसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ना तो हम उसको ऐड कर सकते, ना तो हम उसको कंपेयर कर सकते, ना तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जैसे 5x और 4y, हम इसको ऐड करके ऐसा 9xy थोड़ी ना लिख देंगे यार, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। ये आपके पास ऐड ही नहीं होंगे ना कंपेयर होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास x और y अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पर ये देखो क्या बोल के क्या बोलता है, क्या बोलता है? एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ। आप आपके ही बराबर हो, मैं मेरे ही बराबर हूं, 5 5 के बराबर है, पाई पाई के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है। आप खुद में यूनिक, मैं खुद में यूनिक, मतलब आप में बराबर, मैं बराबर, है ना। हर चीज दुनिया में यूनिक है तो वो खुद के ही बराबर हो सकती है। अब मैंने बोला कि यार मेरे को तो, मेरा एक ऑफिस है, मेरे को तो यही वाला बंदा चाहिए, ये बहुत अच्छा काम करता है, मेरे को यही ही चाहिए। तो मेरे पास किसी ने बोला कि सर ये वाला तो नहीं मिल पाएगा, हाँ मैं आपको इसी की तरह काम करने वाला एक और इंसान दे दूंगा। मैंने बोला नहीं मुझे यही ही चाहिए, तो भैया वो कहां से लेके आएगा? वो तो आदमी खुद में ही यूनिक था, वो आदमी खुद में यूनिक था। वो बोल रहा है ना कि भैया वो आदमी तो नहीं दे पाएगा लेकिन उसके तरह काम करने वाला इंसान दे देगा। तो वो आदमी नहीं दे पा रहा ना, बात खत्म। तो एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ, कोई भी आदमी खुद के ही बराबर हो सकता है। वो कहते ना कि भैया यहां पर सिर्फ वो काम एक ही आदमी कर सकता है। अच्छा पूछो कौन? अरे वो हूं मैं ही अकेला इंसान हूं। तो वही चीज है, एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ। अच्छा अब A is greater than B, then there exists a quantity C such that A कितना हो जाएगा? B plus C के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर समझो, मैं यहां पर बोल रहा हूं कि जो A है ना वो बड़ा है किससे? B से। A क्या है? A बड़ा है B से। तो यहां पर एक ऐसी क्वांटिटी C एग्जिस्ट करेगी जब आप B में ऐड करोगे, जब आप इसको B में ऐड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा। जैसे कि 5 आपके पास क्या है? 3 के बराबर है। 5 आपके पास 3 से क्या है? बड़ा है। अब यहां पर एक ऐसी क्वांटिटी जो C में आप ऐड कर दोगे ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा? A बराबर B प्लस C हो जाएगा, है ना। तो आपके पास 3 के साथ कुछ ऐसा ऐड करो जिसमें कि ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाए। तो आपने बोला ठीक है सर मैं यहां पर 2 को ऐड कर दूंगा, मैं यहां पर क्या कर दूंगा सर? 2 को ऐड कर दूंगा। तो आपने बोला ठीक है, आपने बोला ठीक है मैं क्या कर रहा हूं? 2 को ऐड कर रहा हूं। तो 3 में जैसे ही आपने 2 को ऐड करा तो 3 और 2 तो 5 हो गया, मतलब कि ये दोनों तो अब इक्वल हो गए। तो वही वो बोल रहा है कि A बड़ा है B से, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी क्वांटिटी C एग्जिस्ट तो करेगी सच दैट कि A बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? B प्लस C हो जाएगा। जल्दी से एक बार प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया क्या? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, आगे हमारे पास आ गए पोस्टुलेट्स। क्या आ गए सर?
आगे हमारे पास आ गए पोस्टुलेट्स। अब ये पोस्टुलेट्स का क्या कहना है समझो। अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। बहुत ज्यादा ध्यान से तोड़ तोड़ के समझते हैं, तोड़ तोड़ के समझते, तोड़ तोड़ के आ जाओ। एक स्ट्रेट लाइन को मे बी ड्रॉन मतलब उसको बनाया जा सकता है, उसको ड्रॉ किया जा सकता है फ्रॉम एनी वन पॉइंट, कोई भी एक वन पॉइंट, टू एनी अदर पॉइंट। बहुत ज्यादा ध्यान से, मेरे पास दो पॉइंट है, एक रहा ये, एक रहा यहां पर। अब यहां से दो पॉइंट से मैं सिर्फ क्या बना सकता हूं, एक ही यूनिक लाइन बना सकता हूं। यहां से दो पॉइंट से मैं क्या कर सकता हूं, एक ही यूनिक लाइन बना सकता हूं। यूक्लिड assumed that there is a unique line joining two distinct points। जो ये दोनों अलग अलग जगह पे पॉइंट बने हैं, इससे सिर्फ एक ही यूनिक लाइन पास हो पाएगी। तो बस वही बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जाता है एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना। एक स्ट्रेट लाइन को एक ही बार पास किया जाता है एक स्ट्रेट पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो यूक्लिड ने ये अज्यूम ही कर लिया, ये अजम्पशन था उसका कि भैया एक सिंगल लाइन के लिए आपको दो पॉइंट तो रिक्वायर्ड होंगे। एक यूनिक लाइन ज्वाइन करती है आपको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को, है ना। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आपको दिख गए ना अलग अलग, और ये आपको लाइन भी दिख गई येलो वाली। डन है सर, डन है, आगे बढ़ो। तो जैसे ही अब आप आगे बढ़े, आगे आपके पास क्या आ गया वो समझो। आगे आपके पास आ गया टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। एक टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेटेड बोले तो ऐसी टूटी हुई, है ना, ये टर्मिनेटेड लाइन है। इस टर्मिनेटेड लाइन को आप क्या कर सकते हो, आप इसको इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हो। कर दिया, इधर को इसको भी एक्सटेंड कर दिया, तो ये है आपके पास टर्मिनेटेड लाइन। क्या है ये, टर्मिनेटेड लाइन है। इसको आप इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हो। ये टर्मिनेटेड लाइन को ही आज के टाइम पे आप क्या बोलते हो, लाइन सेगमेंट बोलते हो। ये बात भी ध्यान रखना, इसको आप क्या बोलते हो सर, लाइन सेगमेंट बोलते हो, ठीक है। इन प्रेजेंट डे टर्म वी से अ लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन ईदर साइड टू फॉर्म अ लाइन, ठीक है ना। ये आपके पास लाइन सेगमेंट आपने इधर एक्सटेंड किया, उधर एक्सटेंड किया, तो ये अब क्या हो गई, एक लाइन हो गई। क्लियर हो गई बात। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या, हाँ सर ले लिया। तो बस आगे की बात करते हैं। अब आगे आपके पास क्या है, आगे आपके पास है सर्कल के बारे में कुछ बोल रहा है ये। देखो, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल को हम लोग कैसे बना सकते हैं भाई, कोई भी सेंटर लेके, कोई भी रेडियस लेके आप सर्कल को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। समझ गए क्या बात को, हाँ सर समझ गए। तो बस बना लो, बाजाओ बना लो। ये लिया मैंने सेंटर और ये लिया मैंने रेडियस। अब मैंने इधर से क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया, इधर से क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया। अरे सर्कल काहे नहीं बन रहा भाई, ठीक है कंसीडर करो। अब मैंने यहां पर एक सेंटर ले लिया यहां पर, और यहां पर मैंने एक रेडियस ले लिया, और यहां से मैंने एक सर्कल बना दिया। ठीक है सर चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब यहां से देखो, यहां पर मैंने एक सर्कल ले लिया, इतनी से मैंने रेडियस ले ली, और यहां से मैंने एक सर्कल बना दिया। चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा। अच्छा, अब मैंने यहां पर एक सर्कल ले लिया और यहां पर मैंने एक रेडियस बना दी, तो यहां से अब मैंने क्या कर दिया, एक सर्कल बना दिया। चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर। समझ गए बात को, समझ गए सर। तो आपके पास सर्कल कैसे बनेगा कि आपके पास कोई भी सेंटर हो और कोई भी रेडियस से आप सर्कल बना सकते हो। सेंटर ये और रेडियस ये, सर्कल बन गया। सेंटर ये और रेडियस ये, सर्कल बन गया। सेंटर ये, रेडियस ये, सर्कल बन गया। सेंटर ये, रेडियस ये, सर्कल बन गया। बस। तो आप ये बात ध्यान रखना कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर और एनी रेडियस। अ राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। अब बात को समझो, यहां पर आपके पास ये अगर देखा जाए तो ये एक राइट एंगल है सर। अब अगर इसको मैं थोड़ा छोटा बना दूं तो क्या ये राइट एंगल चेंज होगा? नहीं सर, ऐसे ही रहेगा। क्या मैं इसको उल्टा करके अगर बात करूंगा तो क्या ये राइट एंगल चेंज होगा? नहीं सर, अभी भी ये राइट एंगल है। क्या अगर मैं इसको ऐसा बना दूंगा तो क्या यह भी राइट एंगल चेंज हुआ? नहीं, कभी नहीं। तो अगर कभी नहीं तो आप यही बोलोगे कि सारे राइट एंगल इक्वल होते हैं टू वन अनदर। सारे राइट एंगल इक्वल होते हैं टू वन अनदर। सारे राइट एंगल इक्वल होते हैं टू वन अनदर। बहुत शानदार सर, बहुत बेहतरीन तरीके से हमें क्या चीजें समझ में आ रही हैं। आ रही है ना, पक्का ना? हाँ सर, आगे बढ़ाओ आप तो सर आगे बढ़ाओ। अब आपके पास आ गया प्लेफेयर्स एक्सियम। प्लेफेयर्स एक्सियम क्या बोलता है सर अपने को? क्या बोलता है प्लेफेयर्स एक्सियम? कि अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करवाई जाती है दो स्ट्रेट लाइन पे, मेकिंग द इंटीरियर एंगल, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ
ट्रांसवर्सल, ए भैया क्या है, ऑफ 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 द ट्रांसवर्सल, ऑफ द टेक, टेट नहीं है भाई, ये ट्रांसवर्सल है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना, टुगेदर लेस देन टू स्ट्रेट एंगल्स। समझना बात को, ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ध्यान रखना, समझो, फिर से पढ़ा देता हूं पूरा अच्छे से। तो ये आपके पास ध्यान रखना कि ये आपके पास ट्रांसवर्सल हो जाएगा, ठीक है। अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करवाई जाती है दो स्ट्रेट लाइन से, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल टेकिंग टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स देन द टू स्ट्रेट लाइन्स if produced indefinitely meet on the side on which the sum of the angle is less than two right angles। समझना, अरे बहुत ज्यादा आसान है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, आप बोलोगे ठीक है सर समझ में आ गया, एक ही बार में यही बोलोगे आपको समझ में आ गया। ये एक आपके पास क्या है, हम कंसीडर कर रहे हैं कि आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। वैसे दो स्ट्रेट लाइन थी ना, हाँ सर दो स्ट्रेट लाइन थी, तो चलो एक को मैंने ऐसे बना दिया, ये दो स्ट्रेट लाइन। अब ये दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप क्या करवा रहे हो, आप एक स्ट्रेट लाइन और फॉल करवा रहे हो, ये करवा दिया आपने एक स्ट्रेट लाइन फॉल, ठीक है। यहां पर आप ये चीज पक्के में देख रहे हो कि ये एंगल 90 से छोटा है, 90 से छोटा, लेट से मैं कितना बोल रहा हूं, 60 डिग्री का बोल रहा हूं। लेट से ये आपके पास क्या है, ये दो स्ट्रेट लाइंस थी, हाँ ये दो स्ट्रेट लाइंस पर हमने क्या एक स्ट्रेट लाइन फॉल करवाई, देख पा रहे हो आप लोग, देख रहे हैं सर। तो ये दो स्ट्रेट लाइन पे अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है तो आप ये चीज देख पा रहे हो कि ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास 60 से मतलब 90 से छोटा हो गया, ठीक है। ये आपके पास कितना हो गया, ये भी आपके पास 90 से छोटा हो गया, समझना। अभी हम इसको 90 से छोटा बनाते, चलो, है ना, 90 से क्या करो, छोटा बना दो। लो भैया 90 से छोटा। अभी आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, ये 90 से छोटा है, लेट से 50 डिग्री है, 50 डिग्री, अभी कह दो आप लोग 50 डिग्री है। तो अब आपके पास क्या बोल रहा है, अब एक एक वर्ड को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, एक एक वर्ड को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ये बार बार ऐसा क्यों हो जा रहा है। अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करवाई जाती है दो स्ट्रेट लाइन से, अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करवाई जाती है दो स्ट्रेट लाइन से, है ना, तो क्या होता है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब इसी साइड पे आपके ट्रांसवर्सल पे दो इंटीरियर एंगल्स बने हैं, टेकन टुगेदर अगर हम इनको एक साथ ले, लेस देन टू राइट एंगल्स ट्रायंगल, मतलब कि दो राइट एंगल से कम है। देखो ना, ये आपके पास क्या है, ये 90 से छोटा है, ये आपके पास क्या है, ये 90 से छोटा है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो यहां पर आपने देख लिया कि ये दोनों 90 से छोटे हैं, ठीक है। इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली, मतलब कि ये वाली साइड की बात हो रही है कि जब आप इसको आगे खींचोगे, इसको जब आप आगे एक्सटेंड करोगे, क्योंकि लाइन है तो इनडिफाइनाइट लेंथ की है, तो जब आप इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये दोनों लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, मीट ऑन दैट साइड। अच्छा, ये मिलेंगी भी उसी साइड पर जहां पर आपके पास सम ऑफ एंगल लेस देन 90 डिग्री का होगा, वो दो राइट एंगल से, ठीक है। अब आपके पास यहां पर ही 90 से छोटे हैं दो एंगल, तो यही बात जब आप लाइन को खींचोगे ना, जब आप लाइन को खींचोगे ना, तो यहीं पे जाके ये क्या मिलेगा भैया, यहीं पे ही जाके वो इंटरसेक्ट कर जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा सर, ये आपके पास इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। समझ गए बात को, समझ गए सर। तो आपके पास मिलेंगे भी ये कहां पर, जहां पर आपके पास एंगल 90 से छोटे होंगे। अच्छा एक बात समझो, यहां पर आपके पास 90 से बड़े हैं एंगल, आपको देख पा रहे हो ना, लेट्स से ये आपके पास 120 डिग्री है और ये आपके पास 130 डिग्री है, जो कि 90 से बड़ा है, ये 90 से बड़ा, तो आगे अब ये तोड़ते हुए जाएंगे एक दूसरे को, कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाले। एक चांस बनता है कि भैया अगर 90 से छोटे तो मिल लेंगे, लेकिन अगर 90 से बड़े हैं तो कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे। क्लियर हो गई बात, यही थी आपके पास प्लेफेयर्स एक्सियम। आ जाओ अब आगे की बात कर लेते सर। तो जैसे ही आप लोग आ गया है तो लेटर ऑन फिफ्थ पोस्टुलेट को अब इन्होंने क्या बोला वो समझो। अब लेटर ऑन द फिफ्थ पोस्टुलेट वाज मॉडिफाइड एज अंडर
फॉर एवरी लाइन एल, अब आपके पास यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, लेटर ऑन फिफ्थ पोस्टुलेट मॉडिफाई हुआ। क्या मॉडिफाई हुआ कि हर लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, हर लाइन एल है ना, और हर पॉइंट आपके पास पी, हर लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी लाइंग नॉट लाइंग ऑन एल, जो एल पे नहीं है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑब्वियसली पैरेलल टू एम। ठीक है, आपके पास एल एक लाइन है और आपके पास एक पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पे, ये जो पी पॉइंट है जो एल पे लाई नहीं कर रहा, लेकिन इस पी पॉइंट से आपकी कहीं ना कहीं एक यूनिक लाइन ऐसी निकलेगी जो एल के पैरेलल होगी। देखो आपके पास एक ये लाइन है, लेट सपोज, फिर से वही सेम टू सेम चीजें ले रहा हूं, एल लाइन है। अब यहां पर आपके पास एक पॉइंट है पी, यहां पर आपके पास क्या है, एक पॉइंट है जिसको आपने नाम दिया पी। तो पी से वैसे तो आपकी बहुत सारी लाइन जाएंगी, हाँ ये चीज तो पक्की बात, ये चीज तो आपके पास पक्की बात है कि पी से आपके पास बहुत सारी लाइन जाएगी, बहुत सारी लाइन आपके पास जा सकती है पी से, है ना, पक्की बात है, बहुत सारी लाइन जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक यूनिक लाइन ऐसी जाएगी, एक यूनिक लाइन आपके पास ऐसी जाएगी जो पी के किसके पैरेलल होगी, जो एल के पैरेलल होगी। एक यूनिक लाइन बिल्कुल ऐसी जाएगी जो एल के पैरेलल होगी और वो आपके पास एम होगी। एम एक ऐसी यूनिक लाइन होगी जो पॉइंट पी से पास हो रही होगी और वो पैरेलल होगी एल से, वो एक यूनिक लाइन, एक अनोखी लाइन होगी। ये बात ध्यान रखना, ना वो ऐसी पिंक वाली लाइन होगी ना कुछ होगी, वो एक यूनिक लाइन होगी। अच्छा, और भी बहुत सारे आपके पास पॉइंट बनेंगे, और भी आपके पास बहुत सारी लाइन बन सकती है भाई इधर से। तो ये देखो ये बनेगी, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि रेड वाली आपके एल के पैरेलल है, लेकिन नहीं, यूनिक लाइन बोल चुके ना, यही वो लाइन है जो पैरेलल है, सिर्फ एक अनोखी ही लाइन होगी जो पैरेलल होगी, बस सर। तो ये आपको क्या बोला गया भैया, इसको मॉडिफाई किया गया, ठीक है ना, ठीक है सर। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी देखा गया, दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू दी सेम। क्या बोल रहा है, दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आ जाओ, यहां पर बनाओ आप जरा एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनाओ, एक लाइन आपने बनी। अब मैं आपके पास दो लाइन बना रहा हूं जो इंटरसेक्ट कर रही है ना, अब मैं दो लाइन बना रहा हूं जो आपके पास क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये आप देख पा रहे हो कि आपके पास ये क्या है, पैरेलल नहीं है, ये आपके पास दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है वो इस वाली लाइन के पैरेलल नहीं है। लेट्स से ये एल है ना, ये एल है, ये एम है और ये एन है। तो आप पक्की बात ये देख पा रहे हो कि दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, नहीं है। दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस, अलग अलग इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन, नहीं है। हाँ, लेकिन इनमें से एक लाइन हो सकती है, इनमें से एक लाइन हो सकती है। देखो एक तो ये चीज ये हो गई, अब इनमें से एक लाइन हो सकती है, उसका क्या मतलब बोल रहा हूं मैं, उसका ये मत बोल रहा हूं कि आपके पास एक लाइन ये रही, ठीक है, अब आपके पास एक लाइन ये रही, है ना, अब इसका इंटरसेक्टिंग एक बनाओ, इसका एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनाओ। लेट से हमने ये वाला बना दिया, तो आपके पास ये जो दो लाइन देख रहे हो ये अभी भी क्या है, ये अभी भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लेकिन इसमें से एक लाइन ऐसी है जो इसके पैरेलल है ना, वो चीज हो सकती है, लेकिन ये अभी भी डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस है। हाँ, तो इनमें इधर क्या हो रहा था, इधर पैरेलल नहीं था, लेकिन अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो इसमें अगर आपके पास ये एल है, ये एम है, ये एन है, तो L इज पैरेलल टू M, ये अगर आप बोलोगे तो मैं भी आपको गलत साबित नहीं करूंगा, मैं भी बोलूंगा हाँ भाई बिल्कुल सही हो आप। लेकिन दोनों लाइनों में बात हो रही है, दोनों लाइनों में से आपके पास N पैरेलल थोड़ी है M के। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि अगर दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो वो कभी भी पैरेलल नहीं होंगी सेम लाइंस के। दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात हो रही है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन की बात नहीं हो रही, दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात हो रही है। एक पैरेलल हो सकती है, पर दो की अगर आप बात करोगे कि दोनों है, नहीं मानूंगा मैं, नहीं मानूंगा। आप देख पा रहे हो, नहीं मानूंगा मैं, क्लियर है। एक बार जल्दी से प्यारा वाले स्क्रीनशॉट लो, ले लिया क्या, इसका ले लो, इसका भी हो गया, चलो बहुत शानदार। तो अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर
इंसिडेंस एक्सियम ऑन लाइंस। अब इंसिडेंस एक्सियम्स ऑन लाइंस पे क्या बोला इसने कि अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, मतलब कि अगर 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 आप एक लाइन बनाओगे, ठीक है, तो इस लाइन में आपके पास बहुत सारे ढेरों पॉइंट्स हैं, बहुत सारे क्या है सर, ढेरों पॉइंट्स हैं। ये देखो, ये देखो, देख पा रहे हो, बहुत सारे, अरे ढेरों 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 पॉइंट्स है। अरे और बनाऊं क्या, और बना रहा हूं, लो ढेरों पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है इस लाइन पर, है ना। बोर्ड में छेद हो जाएगा भाई, अब नहीं कर रहा हूं तो चलेगा। समझ गए क्या कंसेप्ट? हाँ समझ गया, बस। तो फिर थैंक यू सो मच समझने के लिए। अब आ जाओ, ये थ्रू अ गिवन पॉइंट, है ना, थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। अगर मैं आपको एक पॉइंट दे दूं तो आप उस पॉइंट की बर्बादी कर दोगे, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। लो मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया, अब आप इस पॉइंट की बर्बादी ऐसे करोगे कि आप इसमें से बहुत सारी लाइन निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर ये देखो एक ही लाइन निकली, अब मैं बोलूंगा भाई ये देखो ये निकली, अब मैं बोलूंगा ये निकली, अब आप बोलोगे ये निकली, लो भैया ये, लो भैया ये, लो भैया ये, लो भैया ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अच्छा कलर येलो लेना है, हाँ तो ये लो, ये लो, येलो 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 वायलो, ठीक है। तो आपने क्या किया, असल में तो पॉइंट की बर्बादी कर दी, वहां पर पॉइंट को तो मिटाई दिया भैया। तो थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट ए और बी। अब मैं आपको दो पॉइंट देता हूं, मैं आपको दो पॉइंट दे रहा हूं। अब इन दोनों पॉइंट से अगर आप बात करोगे तो आपके पास सिर्फ एक और सिर्फ एक ही लाइन पास होगी इन दोनों पॉइंट से, क्योंकि और वो लाइन कैसी होगी, खुद में यूनिक होगी। ये सिर्फ इन दोनों पॉइंट से आप एक ही लाइन पास कर सकते हो। अब ध्यान से समझना, यू कैन पास ओनली वन लाइन थ्रू टू डिस्टिंक्ट गिवन पॉइंट्स। थ्रू टू डिस्टिंक्ट गिवन पॉइंट से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन को पास कर सकते हो। आपके पास ए बी क्या है, एक लाइन है, और ए और बी आपके पास क्या है, दो पॉइंट है, तो आपके पास एक ही लाइन पास होगी। ये बात ध्यान से समझ लेना। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है सर, थ्योरम्स। अब थ्योरम की अगर हम लोग बात समझें तो थ्योरम क्या होती है वो समझो। सर थ्योरम क्या होती है, अरे भैया एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ की जरूरत होती है और उसको हम लोग क्या बोलते थे, थ्योरम। अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड आपके पास थ्योरम। एस्टेब्लिशिंग द ट्रुथ ऑफ अ थ्योरम इज नोन एज प्रूविंग द थ्योरम। समझ में आ गई सर बात। एस्टेब्लिशिंग द ट्रुथ ऑफ अ थ्योरम इज नोन एज प्रूविंग द थ्योरम। मतलब कि आपको अगर उस स्टेटमेंट का अगर ट्रुथ जानना है तो आप उसको प्रूफ करोगे, और आपको प्रूफ करना रहेगी जब थ्योरम, तो आप प्रूफ कर दोगे तो उस थ्योरम को, है ना, उस स्टेटमेंट को आप क्या कर दोगे, प्रूफ कर दोगे। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। ठीक है, अब आप इसको प्रूफ करोगे तो वो चीज थ्योरम में आएगी। अब द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो अब आप इसको प्रूफ करोगे तो वो अब आपके पास क्या में आएगी, थ्योरम में आएगी। समझ गए क्या बात को, समझ गए सर। और अब कोरालरी क्या होती है, समझो कोरालरी क्या होती है, a statement whose truth can be deducted from a theorem called its corollary। अब एक बात को समझना, आपने कोई स्टेटमेंट है, आपने कोई स्टेटमेंट को प्रूफ किया तो वो थ्योरम कहला गया। अब इस थ्योरम की मदद से आप क्वेश्चंस को प्रूफ करोगे, अब इस थ्योरम की मदद से आप क्वेश्चन को प्रूफ करोगे तो वो कोरालरी कहला जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया एक स्टेटमेंट जो ट्रुथ है ना, जो सही है, कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम अ थ्योरम, और इसको कहां से निकाला गया भैया, थ्योरम की मदद से। मतलब कि एक स्टेटमेंट को जब हमने सही प्रूफ किया तो वो थ्योरम कहला गया। अब इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे बाकी के क्वेश्चन को सही करने के लिए, तो वो चीज कोरालरी कहला जाएगी। बहुत आसान है, ठीक है सर। अब आ जाओ जल्दी से, छोटे मोटे से क्वेश्चन देख लेते, क्या बोल रहे हैं सर, आ जाओ आ जाओ। बहुत ज्यादा आसान है। अब आपको बताना है कि भैया अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डेफिनेशन द एंड्स ऑफ अ लाइन आर। अब भैया ये अगर आपके पास एक लाइन है तो एंड ऑफ अ लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हो, ब्रेडलेस बोलते हो, पॉइंट्स बोलते हो, लेंथलेस बोलते हो, नन ऑफ दीज बोलते हो। अरे भैया पॉइंट्स है ना, ये तो हो गई बात खत्म, हो गई सर। आगे बढ़ाते हैं, चलो आगे आए।
अब यहां पर बहुत ज्यादा अच्छे से समझना कि थिंग्स विच आर 3 टाइम्स ऑफ द सेम थिंग आर, मतलब कि अब अगर मैं बोल रहा हूं ए मेरा 3 टाइम्स से बी के और सी भी मेरा 3 टाइम्स से बी के, तो अब आपको मालूम है कि ए और सी आपस में क्या हो जाएंगे सर, बरोबर हो जाएंगे। थिंग्स विच आर 3 टाइम्स ऑफ द सेम थिंग, थिंग्स which are 3 times of the same thing are equal to one another, equal to each other, not equal to each other, half of the same thing, double of the same thing। अरे भैया equal to each other ना, equal to each other, समझ गए? हाँ सर समझ गए। एक बार जल्दी से प्यारा वाला स्क्रीनशॉट ले लेने का। हो गया, हो गया, आगे बात करें। चलो, A solid has no dimension, 1 dimension, 2 dimension या 3 dimension। अरे भैया कोई भी अगर एक सॉलिड को पकड़ोगे ना आप तो उसके 3 डायमेंशनल होते हैं, ठीक है, उसके 3 डायमेंशन होते हैं। जैसे कि आप एक क्यूबॉइड की बात कर लो, उसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। समझ गए सर? अब क्या, अब हमारे पास आ गया फोर्थ। अब फोर्थ वाला जाता है केटीक्यू में। केटीक्यू दे दूं क्या इसको, इसको होमवर्क दे दूं? हाँ सर ठीक है, ये जाएगा आपका केटीक्यू बोले तो किशोर तेजवानी क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा सीएस बोले तो कमेंट सेक्शन में। अब थ्रू 2 पॉइंट्स no line can be drawn, a unique line can be drawn, more than one line can be drawn या none of these। अब आपके 2 पॉइंट्स हैं, लेट से आपके पास एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये, कैसा पॉइंट बन रहा है? अब इन दोनों पॉइंट से आपके पास कितनी लाइनें बनेंगी सर? इन दोनों पॉइंट से आपके पास एक ही लाइन बनेगी। थ्रू 2 पॉइंट्स नो लाइन कैन बी ड्रॉन, नहीं गलत बोल रहा है ये तो, है ना, ये तो क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अ यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन, हाँ भैया एक यूनिक लाइन ही ड्रॉ हो सकती है। मोर देन 1 लाइन कैन बी ड्रॉन, नन ऑफ दिस। अच्छा एक बात समझना, 2 पॉइंट से एक ही लाइन, लेकिन एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन। हो गई बात खत्म? हो गई सर, बस हो गया खत्म, खत्म। तो बस यही काम है मैग्नेट ब्रेन्स का कि आपको ऐसे ही प्रोवाइड करना 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो। और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की क्या बात है, अरे आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हमारे कुछ टॉप कोर्सेज है जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आइए थोड़ा सा और बता देता हूँ। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए यही वाला चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, जहां पे किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक आपको दी जाती है भरपूर और क्वालिटी वाइज फ्री एजुकेशन। ये हमारे यूट्यूब चैनल है, इसमें प्लेलिस्ट के ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही चैप्टर के, सारे टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में वीडियोस मिल जाएंगे। कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब होगा, ये मेरे साथ भी है, ठीक है ना। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप लोग बिलोंग करते हैं हिंदी मीडियम से तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे कवर करवाए जाते हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ आप लोगों को यहां पर और मिल जाता है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा कि पढ़ाई करते रहें क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।